बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 2.1 को हम कंप्लीट कर चुके थे। और एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि इफ ए हमें एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 131 -120 20 -2, देन फाइंड A11, यानी ए लिखा है और सबस्क्रिप्ट में 11 है। A21 A23 A31 A32 A33, आल्सो फाइंड ए डिटरमिनेंट। तो जब भी आपके पास ए लिखा हो और सबस्क्रिप्ट में ये वैल्यूज 1 1 या 2 2 लिखा हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट होता है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी ये भी चीजें करा चुका हूं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, वी नो दैट कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट की डिफिनीशन क्या है कि ए आई जे बराबर होता है -1 पावर आई प्लस जे एम आई जे के, ठीक है। तो ये आई जे जो है ना, इसको हम रिप्लेस करेंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर 1 1 है तो आई जे को 1 1 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर 2 1 है तो फिर आई जे को 2 1 से रिप्लेस करेंगे। बात की समझ आ रही है? तो चले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे कहा जा रहा है कि आप A11 को फाइंड कर ले। क्या फाइंड कर ले? A11, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद है, इसमें आई और जे की जगह पर 1 1 में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा A11 इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे है तो ये बन जाएगा 1 + 1 M11 बन जाएगा, ठीक है। M का मतलब माइनर ऑफ एन एलिमेंट होता है। तो इससे ये आपके पास आ जाएगा -1 पावर 1 + 1 से आता है 2 M11। M11 का मतलब क्या होता है कि माइनर आपने लेना होगा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट किस तरह लेंगे? 1 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप कर लेना है, उसके एलिमेंट्स को नहीं लेना, बाकी एलिमेंट्स को आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दे, ठीक है। तो अगर यहां पर देखा जाए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपने नहीं लेना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप स्किप कर लेंगे, तो क्या रह जाएगा? 2 0 0 -2 रह जाएगा। तो वो हम यहां पर लिख देंगे 2 0 0 -2 रह जाएगा। तो ये 2/2 डिटरमिनेंट आ गया। और इसके सॉल्व करने का तरीका हमें पता है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं -1 पावर स्क्वायर है। जब भी बेस में माइनस आ जाए और पावर इवन हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो -1 पावर स्क्वायर से +1 आते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना होगा -2 के साथ, ठीक है। दरमियान में आ जाएगा माइनस, अच्छा जी, यहाँ पर ब्रैकेट हम लगा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट इस तरह लगा देते हैं, और 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे 0 आएगा। अच्छा, तो 2 जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा? -4 आ जाएगा। A11 का आंसर क्या आ जाएगा? -4। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप नोट कर ले कि जब भी हमारे पास बेस में माइनस आ जाए और पावर इवन हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस आएगा, यानी प्लस, अगर -1 है तो +1 आएगा, ठीक है। अगर बेस में -1 है और पावर ओड आ जाए तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा। तो ये भी आप नोट कर ले, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्या कह रहे हैं कि A21 इसका फाइंड करना है, A23 भी फाइंड करना है। अच्छा जी, अब A21 फाइंड करना है तो वी नो दैट कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर होता है? Aij इक्वल टू -1 पावर i प्लस जे एम आई जे। तो इसमें i और j की जगह पर क्या पुट करना है? 21 पुट करना है, ठीक है। तो इंतहाई आसान है, हम यहाँ पर लिख देंगे A21 विच इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1 M21 बन जाएगा, M और सबस्क्रिप्ट में आप 21 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 पावर क्यूब आएगा, बिकॉज 2 + 1 किसके बराबर है? क्यूब के बराबर होता है। M21 माइनर ऑफ एन एलिमेंट। M21 का मतलब क्या है कि सर आपने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लेना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप स्किप कर लेंगे, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख ले। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हम नहीं लेंगे, देख ले, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या रह जाएगा? 3 1 और 0 -2 रह जाएगा।
3 1 और 0 -2 रह जाएगा। अब अगर यहाँ पर देख लेना बेस में -1 आया हुआ है और पावर ओड है तो ये माइनस साइन रहेगा, ठीक है ना। जब बेस में माइनस हो पावर ओड हो तो इससे क्या आएगा, -1 ही आएगा, तो बाय -1 आ जाएगा। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2/2 डिटरमिनेंट है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे। 3 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, -6 आ जाएगा। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आएगा बायर -1 है और यहाँ पर -6 आ रहे हैं, तो A21 का आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास A21 का आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट A23 फाइंड करना है तो ये भी इंतहाई आसान है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म मालूम है, बस ij की जगह पर 23 पुट कर ले तो A23 बराबर हो जाएगा -1 पावर 2 + 3 और M23, तो -1 पावर 5 आ जाएगा। M23 का क्या मतलब है कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम नहीं लेना, उसको स्किप कर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी एलिमेंट्स को आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम नहीं लेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम आपने नहीं लेना, तो क्या रह जाएगा 1320, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1320 मैंने लिख दिया, ठीक है। -1, अच्छा यहाँ पर -1 पावर 5 है तो -1 और पावर ओड है, ठीक है। 5 इज एन ओड नंबर तो माइनस साइन रहेगा, तो -1 पावर 5 -1 के बराबर होता है। और ये 2/2 डिटरमिनेंट है तो तरीकेकार हमें पता है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, तो 1 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा, 0 -6 -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, A31 फाइंड करना है तो A31 बराबर होगा -1 पावर 3 + 1 M31, तो -1 पावर 4 आ जाएगा। M31 का क्या मतलब है कि सर थर्ड रो नहीं लेना और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को आप स्किप कर लेंगे, ठीक है, उसको नहीं लेना, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे, तो 3120 रह जाएगा ना, तो इसको मैंने डिटरमिनेंट में लिख दिया। अब यहाँ पर बेस में माइनस से पावर इवन है, तो जब भी बेस में माइनस हो पावर इवन हो तो वो माइनस तो खत्म हो जाता है ना, तो इसका आंसर +1 आ रहा है और +1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर डिटरमिनेंट का क्या तरीकेकार होता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, दरमियान में माइनस आएगा, 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, तो 0 - 2 से -2 आ रहा है। अच्छा, A32 फाइंड करना है तो A32 बराबर हो जाएगा -1 पावर 3 + 2 M32, तो -1 पावर से 5 आ जाएगा। M32 का क्या मतलब है कि माइनर ऑफ, यानी उस एलिमेंट का माइनर लेना है जो कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में हो, तो उसको आप स्किप कर लेंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम आपने नहीं लेना, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम आपने नहीं लेना, तो क्या रह जाएगा 1 1 -1 0, जो कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। अब बेस में माइनस से पावर ओड है तो ये माइनस साइन रहेगा, इसलिए -1 आएगा, -1 पावर 5 -1 के बराबर होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, तो 1 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, ठीक है। -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा, तो 0 + 1 आ जाएगा, 0 + 1 1 के बराबर होते हैं, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। A33 को किस तरह फाइंड करेंगे, A33 बराबर हो जाएगा -1 पावर 3 + 3 M33, तो ये बन जाएगा -1 पावर 6। M33 का क्या मतलब है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम आपने नहीं लेना, तो क्या रह जाएगा 1 3 और -1 2, और इसको आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे। अब बेस में माइनस से पावर इवन है तो -1 पावर 6 + 1 के बराबर होते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये 2/2 डिटरमिनेंट है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस साइन आएगा, 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, -1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3, तो 2 + 3 और 2 + 3 5 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं कि आल्सो फाइंड ए डिटरमिनेंट, तो अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे, चलो वो भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो डिटरमिनेंट का तरीकाकार ये होता है कि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लूंगा एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंडिंग बाय रो 1,
ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट रो के ज़रिए ही इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना होगा। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले ले और डिटरमिनेंट उसका फाइंड कर ले, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 अगर मैंने ले लिया तो किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप बन जाएगा ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, फर्स्ट रो कौन सा है, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट जो है 1 है, तो 1 को आप ले लेंगे, फिर डिटरमिनेंट का साइन आपने लगाना होगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को नहीं लिखना, बाकी जितने भी एलिमेंट्स रह जाए उसको डिटरमिनेंट में लिख देंगे। तो क्या रह जाएगा 2 0 0 माइनस 2, 2 0 एंड 0 माइनस 2, ठीक है। तरीकेकार ये होता है डिटरमिनेंट का कि पहला एलिमेंट आपने पॉजिटिव लेना होता है रो 1 का, सेकेंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा, थर्ड एलिमेंट फिर आपने पॉजिटिव लेना होगा, यानी पहला एलिमेंट के साथ प्लस साइन आएगा, फिर नेगेटिव साइन, फिर प्लस आएगा। ये सिर्फ रो 1 के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप रो 2 लेना चाहते हैं तो फिर ये माइनस साइन आएगा पहले एलिमेंट के साथ, फिर ये प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा, तो साइन अल्टरनेट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर -3 लेंगे, क्योंकि दूसरे एलिमेंट के साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना होगा, ठीक है। -3 मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपने स्किप कर लेना है, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट में लिख ले। तो क्या रह जाएगा, -1 0 2 -2, -1 0 2 -2 रह जाएगा, इसको आप लिख देंगे। फिर थर्ड एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है, तो थर्ड एलिमेंट कौन सा है रो 1 का, +1, ठीक है, वो हम लिख देंगे। अब आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लेना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आप नहीं लेंगे। देखिए जिस रो के जरिए भी आप एक्सपेंड करेंगे उस रो को तो बिल्कुल आपने स्किप कर लें, उस रो के तो कोई भी एलिमेंट आपने डिटरमिनेंट में नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी वो जो एलिमेंट जिस कॉलम में होगा उस कॉलम को भी आपने स्किप कर लेना होगा, ठीक है ना। जिस तरह ये 1 जो है थर्ड कॉलम में है तो हम थर्ड कॉलम के एलिमेंट नहीं लेंगे और फर्स्ट रो भी नहीं लेंगे, तो क्या रह जाएगा, -1 2 2 0, -1 2 2 0 रह जाएगा। तो ये देख ले, ये 2/2 डिटरमिनेंट बन गया, और 2/2 डिटरमिनेंट के सॉल्व करने का इंतहाई आसान तरीकेकार है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दरमियान में माइनस साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर देख ले, ये बन जाएगा ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, चूंकि डिटरमिनेंट के बाहर 1 है तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही वैल्यू आएगी, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फिर क्या है, -3 है तो हम -3 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा दें, -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा +2 आएगा, माइनस, और 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, फिर +1 है, चलो उसको लिख ले। अच्छा जी, यहाँ पर -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, दरमियान में माइनस लगाएंगे, 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आएगा -4। अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट में 2 है और बाहर -3 है, तो -3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर रह जाएगा +1 इंटू -4, तो -4 -6 प्लस इंटू माइनस, -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। तो इससे ओवरऑल क्या आ रहा है, -4 और -6 से -10 आ रहे हैं, -10 -4 से -14 आ रहे हैं, तो -14। तो मतलब ये हुआ कि ए डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, -14। तो -14 आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, अगर आप फर्स्ट रो के जरिए एक्सपेंड करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो पहला एलिमेंट के साथ प्लस साइन लगाएंगे, दूसरे के साथ नेगेटिव, तीसरे एलिमेंट के साथ फिर प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर आप एक्सपेंडिंग बाय रो 2 करना चाहते हैं तो फिर ये नेगेटिव साइन आएगा पहले एलिमेंट के साथ, फिर प्लस आएगा, फिर नेगेटिव। एक्सपेंडिंग बाय रो 3 करना चाहते हैं तो फिर प्लस आएगा, माइनस और प्लस। इसी तरीके से कॉलम वाइज अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं, कॉलम 1 करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, कॉलम 2 करेंगे माइनस प्लस माइनस, कॉलम 3 करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, साइन अल्टरनेट होंगे, ठीक है। और किसी भी रो या कॉलम के जरिए उस मैट्रिक्स को आप एक्सपेंड कर ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर ले तो आंसर -14 ही आएगा, चाहे कोई भी रो या कोई भी कॉलम के जरिए आप इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर ले। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि विदाउट एवेल्युएटिंग स्टेट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग इक्विलिटीज, कि आपने इस इक्विलिटीज को सॉल्व नहीं करना,
ठीक है, सिर्फ रीजन बताना है कि क्यों ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है और इस या राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है। तो इस तरह आपने नहीं करना कि आप इसको पूरा सॉल्व कर ले, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 या एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 कर ले और लास्ट में इसका आंसर 0 आ जाए। नहीं, आपने सिर्फ रीजन बताना है कि ये डिटरमिनेंट 0 के क्यों बराबर है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट याद होने चाहिए। लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट डिटेल से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले, अगर आप समझने की कोशिश करें, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, डिटरमिनेंट है 1 2 0 3 1 0 -1 2 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो इस थर्ड कॉलम में तमाम के तमाम एलिमेंट 0 है। सिंस थर्ड कॉलम हैज ऑल 0 एलिमेंट्स, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 0 देन ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के मुताबिक अगर किसी मैट्रिक्स में पूरा एक रो या पूरा एक कॉलम 0 बन जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसमें एक कॉलम जो है वो 0 है ना, कॉलम 3 जो है इसमें 0 एलिमेंट्स है, तो इसलिए तमाम के तमाम एलिमेंट 0 है। तो ये जो डिटरमिनेंट हम इसका लेंगे 1 2 0 3 1 0 और -1 2 0, तो इसका आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, पार्ट 2 में हमें एक इक्वलिटी गिवन है 1 2 3 -8 4 -12 2 -1 3, ये बराबर है 0। लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट है, आपने ये बताना है कि ये 0 के क्यों बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि इससे रो 2 से हम -4 को कॉमन लेते हैं। रो 2 से हम -4 को कॉमन लेते हैं, तो रो 1 अपनी जगह पर आ जाएगा 1 2 3। रो 3 के एलिमेंट्स भी अपनी ही पोजीशन पर आ जाएंगे 2 -1 और 3। चेंजेस सिर्फ रो 2 में आएंगे, रो 2 से -4 को कॉमन ले ले, तो यहाँ पर -8 है, तो जब मैं -4 को कॉमन लूंगा तो 4 2 सा 8 होता है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है तो इससे आएगा -1। यहाँ पर -12 है तो 4 3 सा 12 होते हैं, माइनस तो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा +3 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट सेम आ गए, 2 -1 3 है और 2 -1 3 है, तो वी सी डेट, हमने यहाँ पर देखा वी सी डेट रो 2 जो है वो इक्वल आ रहा है रो 3 के, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, हमारे पास डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स देन ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। हमारे पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई दो रोज या दो कॉलम्स आपके पास आइडेंटिकल आ जाए, सेम एलिमेंट्स उसमें हो, तो उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। उसके डिटरमिनेंट को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। बात की समझ आ रही है। तो ये -4 तो अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सर 0 क्यों आएगा, बिकॉज रो 2 इज इक्वल टू रो 3, तो -4 मल्टीप्लाई 0 से क्या आएगा, 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, पार्ट 3 की तरफ देख ले, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिटरमिनेंट गिवन है 1 3 -2 3 -1 1 2 1 4, विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी डिटरमिनेंट है 1 3 2 3 -1 1 -2 1 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का मैं ट्रांसपोज ले सकता हूँ। ठीक है ना, ट्रांसपोज हम ले सकते हैं, बिल्कुल जी। तो आप ट्रांसपोज ले ले। ट्रांसपोज का क्या तरीकेकार होता है कि नंबर ऑफ रोज वो इंटरचेंज हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में, यानी फर्स्ट रो को आपने इंटरचेंज करना होगा फर्स्ट कॉलम में, तो 1 3 -2 आ जाएगा। सेकेंड रो इंटरचेंज हो जाएगा सेकेंड कॉलम में 3 -1 1, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा 2 1 और 4 आ जाएगा। अगर आप देख ले, जैसे ही मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो ये बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और क्या मैं इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले सकता हूं, बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास ये डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। ठीक है ना, हम
अगर आप किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लें या उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले फिर डिटरमिनेंट फाइंड कर ले तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मैं डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले सकता हूँ। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 में हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिटरमिनेंट गिवन है 3 2 0 1 1 -3 2 4 -6 विच इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर देख लें -3 इन्होंने कॉमन लिया हुआ है और डिटरमिनेंट है 3 2 0 1 1 1 एंड 2 4 2। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो मुझे भी -3 कॉमन लेना होगा। कौन से रो या कौन से कॉलम से? कॉलम नंबर 3 से। ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा मैं -3 कॉमन नहीं ले सकता। ना मैं रो 1 से कॉमन ले सकता हूँ, ना रो 2 से, ना रो 3 से। ठीक है, तो कॉलम 3 से ही आपने -3 को कॉमन लेना होगा। तो देखते हैं क्या बनता है इससे। तो जैसे ही मैं -3 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास। अच्छा, बाकी दो कॉलम्स अपनी जगह पर आ जाएंगे, 3 2 1 1 और 2 4। ठीक है, इन दो कॉलम्स को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने कॉलम 3 से -3 को कॉमन लेना है। तो जब मैं -3 कॉमन लेता हूं कॉलम 3 से, देख ले, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर -3 जब हम कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा ना। और -6 से जब -3 आप कॉमन ले ले तो इससे आ जाएगा 3 2 6 होते हैं तो 2 रह जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू एग्जैक्टली राइट हैंड साइड। तो ये आपके राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट 5 में क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में डिटरमिनेंट है, इसको राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देख ले, फर्स्ट रो में है 1 0 -1, राइट हैंड साइड में भी 1 0 -1 है। मसला सिर्फ रो 2 और रो 3 का है, क्योंकि यहाँ पर रो 2 जो है 3 2 1 है और 1 -1 0 है, और वहाँ पर राइट हैंड साइड में रो 2 1 -1 0 है, 3 2 1 है। तो मतलब इसका ये हुआ कि मुझे रो 2 और रो 3 को क्या करने होंगे? इंटरचेंज करना होगा। लेकिन जब भी आप किसी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, वो जरा देख ले कि इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज्ड देन द डिटरमिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ ए डिटरमिनेंट। जब भी आप किसी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस साइन आपने जरूर लगाना होगा। ठीक है, तो रो 1 तो अपनी जगह पर आ जाएगा, रो 1 जो है वो तो अपनी ही जगह पर आ जाएगा 1 0 -1। ठीक है, मुझे करना क्या होगा कि मुझे रो 2 को इंटरचेंज करना होगा रो 1 से, सॉरी रो 3 से। रो 2 को इंटरचेंज करेंगे रो 3 से, यानी रो 2 के एलिमेंट्स रो 3 की जगह पर लिख ले, रो 3 के एलिमेंट्स रो 2। तो ये रो 2 है, इसको रो 3 की पोजीशन पर लिख ले, तो ये बन जाएगा 3 2 1। और रो 3 के एलिमेंट जो है वो रो 2 की पोजीशन पर लिख ले, तो ये बन जाएगा 1 -1 0। बट बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जब भी दो रोज या इवन दो कॉलम को भी अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस साइन आपने जरूर लगाना होगा। ठीक है ना, तो अब देख ले ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट पार्ट में कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिटरमिनेंट है, उसको राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रो में 2 0 1 है, यहाँ पर भी 2 0 1 है। रो 3 को देख ले 1 2 2 और यहाँ पर भी रो 3 1 2 2 है। सिर्फ चेंजेस रो 2 में लेकर आने हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 1 2 है और यहाँ पर 5 5 6 है। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि मुझे रो 1 और रो 2 को नहीं छेड़ना। 2 0 1 अपनी जगह पर और रो 3 जो है 1 2 2 वो भी अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा। सिर्फ आपने रो 2 को चेंज करना होगा। रो 2 के साथ ऐसा क्या कर ले कि ये 3 1 2 के बजाय क्या बन जाए, 5 5 0 बन जाए। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ये भी हमारे पास डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर k and the resulting product is added to the corresponding elements of another row or column of the matrix, then the determinant of the resulting matrix is equal to the determinant of the original matrix। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल अल्फाज में ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, आपको फिर कंप्लीट पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि मुझे रो 2 को ऐड करना होगा 2 रो 3 के साथ।
रो 2 को आप ऐड करेंगे 2 रो 3 के साथ। ये बात आप हमेशा याद रख ले कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, चाहे रो 2 हो रो 1 हो, चेंजेस सिर्फ उसी रो में आएंगे, बाकी किसी में भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कॉलम 1 होता तो चेंजेस सिर्फ कॉलम 1 में आते, अगर यहाँ पर रो 1 होता तो चेंजेस रो 1 में आते। जो भी यहाँ पर पहले वैल्यू होगी ना तो चेंजेस उसी रो या कॉलम में आएंगे। यहाँ पर रो 2 है तो चेंजेस सिर्फ रो 2 में आएंगे। बात की समझ आ रही है ना। तो आपने रफ वर्क में जाना है, यहाँ पर लिखना है रो 2 प्लस 2 रो 3। तो रो 2 के एलिमेंट्स लिख ले, कौन से 3 1 2 है, दरम्यान में प्लस है, प्लस लगा दे, फिर 2 प्रोडक्ट फॉर्म है तो 2 लगा दे, ठीक है। अच्छा जी, रो 3 के कौन से एलिमेंट्स है, रो 3 के एलिमेंट्स है 1 2 2 है, तो वो आप यहाँ पर लिख ले 1 2 और 2 इक्वल। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो कहां पर लिखना है, वो रो 2 में लिखना है। तो 3 प्लस 2 से क्या आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। देख ले, 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा ना, 4 प्लस 1 से क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 2 2 जा 4 आ रहे और 4 प्लस 2 से क्या आ रहे, 6 आ रहे। तो ये जो रिजल्ट आ रहे 5 5 6, सर ये कहां पर लिखना है, ये इस रो 2 में लिखेंगे 5 5 और 6 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, कंप्लीट आंसर बन जाएगा। बात की समझ आ रही। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट कि आप कोई भी रियल नंबर के किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो किसी दूसरे रो के साथ आप ऐड कर सकते हैं, चाहे रो ले ले या कॉलम ले ले, तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस डिटरमिनेंट का आंसर, इस डिटरमिनेंट का आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भी थी, इसके ज़रिए वो प्रॉपर्टीज़ भी आपको रिवाइज हो गई और क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।